15 अक्टूबर हिंदू पेज 6 इको सेंसिटिव जोन प्रोटेक्टेड एरियाज़ जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनको बाहर के एटमॉस्फेयर से, बाहर के पॉल्यूशन से बचाने के लिए सरकार इन एरियाज़ के इर्द गिर्द इको सेंसिटिव जोन बना देती है। ये कौन नोटिफाई करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन एरियाज़ में ह्यूमन एक्टिविटी बंद नहीं होती है लेकिन उसको रेगुलेट किया जाता है। लेकिन कई जगहों पे ये एरिया कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जून 2022 में कहा था कि सभी प्रोटेक्टेड एरियाज़ के पास एटलीस्ट 1 किलोमीटर तक तो इको सेंसिटिव जोन होना ही चाहिए। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिकंसिडर कर सकता है। इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में और समझने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो, एक वीडियो खुलेगी, उसको देख लेना। मेंस पर्सपेक्टिव से हमने इको सेंसिटिव जोन क्लास 77 में पढ़ा था। हिंदू पेज 13 INS अरिहंत 1984 में हमने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस पे काम करने की वजह से हमें फाइनली 2009 में मिली INS अरिहंत। फिर 2016 में सी ट्रायल्स के बाद इसको कमीशन किया गया था। ये इंडिया की पहली SSBN है, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन। ये सबमरीन डीजल से नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है एंड इसमें से बैलिस्टिक मिसाइल निकल सकती है जिसके थ्रू हम कहीं पे भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। सबमरीन्स को हमने मेंस पर्सपेक्टिव से क्लास 68 में पढ़ा था। हिंदू पेज 14 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये 2 NGOs निकालती हैं, वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। रिसेंट रैंकिंग के हिसाब से इंडिया की रैंक है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। पिछले साल ये थी 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज़। साउथ एशिया में बस अफ़गानिस्तान की ही रैंक हमसे बेकार है। इस इंडेक्स में 4 चीज़ें देखी जाती हैं। अंडर नरिशमेंट, यानी कि अगर खाना पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है, कोई बंदा भूखा रह रहा है, दैट इज़ अंडर नरिशमेंट। मान लो खाना तो मिल रहा है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है एंड ऐसा सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, तो क्या होगा? बच्चा अगर न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहा है तो उसका वेट लॉस हो जाएगा, बेचारा पतला दुबला सा हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं वेस्टिंग। तो वेस्टिंग का मतलब लो वेट फॉर हाइट। अगर काफ़ी लंबे टाइम तक बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, यानी कि उसकी हाइट छोटी रह जाएगी। जब हाइट छोटी रह जाती है उसको बोलते हैं स्टंटिंग। एंड मान लो ये काम बहुत टाइम तक होता रहा, बच्चे को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलता रहा एंड वो काफ़ी अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो बॉडी वीक है और बाहर से जर्म्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे केस में मॉर्टैलिटी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इन चारों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स निकाला जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 2 कहता है कि 2030 तक हमें हंगर को बिल्कुल मिटा देना है। हंगर और मैल न्यूट्रिशन हमने क्लास 35 में पढ़ा था। हिंदू पेज 6 परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? केरल में। पेज 10 इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वीमेन कब मनाया जाता है? अक्टूबर 15। एडिटोरियल, डू नॉट इग्नोर द रोल ऑफ विमेन लाइवस्टॉक फार्मर। कुछ डेटा, हमारे देश में जितनी एग्रीकल्चरल GDP है उसका 28% हिस्सा लाइवस्टॉक सेक्टर से आता है। रूरल एरियाज़ में जितनी विमेन काम करती हैं उनमें से 72% विमेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं। 2019 में सरकार ने पहली बार टाइम यूज़ सर्वे करवाया था, जिसमें हमने ये देखने की कोशिश करी कि लोग दिन में अपना टाइम किन एक्टिविटीज़ में बिताते हैं। उसके हिसाब से देश में 50 लाख विमेन एनिमल रियरिंग वाली एक्टिविटीज़ करती हैं। सरकार पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करवाती है, लेकिन उस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में हमें कहीं नहीं मिलता ये देखने को कि कितनी विमेन लाइवस्टॉक सेक्टर में एंगेज्ड हैं। उसका रीज़न क्या है कि जैसे मान लो एज्यूम करो कि गांव में कोई घर है जिसमें गाय भैंस है, तो विमेन गाय भैंस की देखभाल करती हैं पूरी। सुबह उठते ही डंग साफ़ करना, उनको चारा डालना दिन में 3-4 बार, ठीक है, मिल्क निकालना, धोना, साफ़ करना, ये सारा काम वो दिन में थोड़ी थोड़ी देर बाद करती रहती हैं। ये एक्टिविटी पूरे दिन चलती रहती है एंड विमेन इसको घर का ही काम मानती हैं, इसको कोई अलग से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानती हैं। इसलिए जब सर्वे करने वाले आते हैं, पूछते हैं कि भी आप हाउसवाइफ हो या कुछ काम वाम करते हो,
तो वो सिंपली बोलती है नहीं मैं कुछ काम नहीं करती, मैं तो मतलब घर के काम करती हूँ सिर्फ, कोई बाहर जाने का काम नहीं होता। तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर रही हैं कि एक्चुअली घर में रह के भी गाय भैंस की देखभाल करना, इतना सारा काम करना अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो उनको खुद को ये बात रियलाइज़ नहीं होती है। एंड ये बात फिर आगे हमारे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में भी नहीं दिखती है। लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए सरकार ने 2013 में एक पॉलिसी लाई थी सरकार, जिसमें साफ साफ लिखा है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर में जितने लोग काम करते हैं उनमें से एक्चुअली 70% तो विमेन है, सिर्फ 30% मैन है। इसीलिए लाइफ स्टॉक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है विमेन एम्पावरमेंट। फिर अगले साल सरकार ने नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन लॉन्च किया था, जिसमें लाइफ स्टॉक सेक्टर पे के बहुत सारे एरियाज़ पे फोकस था, जैसे फॉडर, लोन्स, एक्सटेंशन सर्विसेज। एक्सटेंशन सर्विस मतलब टेक्निकल नॉलेज, कि आप कैसे अपनी गाय भैंस की अच्छे से देखभाल कर सकते हो। अब जैसे आपको डर है कि लंपी डिजीज़ ना लग जाए काऊ को, ठीक है, तो आप कैसे अपनी काऊ को से बचा सकते हो, कैसे हाइजीन मेंटेन कर सकते हो, ये सब टेक्निकल एडवाइस दी जाती है। या मिल्क प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। इस मिशन में कहा गया कि लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए हम जो भी स्कीम्स लॉन्च करेंगे उन स्कीम्स का 30% पैसा विमेन के लिए खर्च होना चाहिए। अब यहाँ पे छोटी सी डिस्क्रिपेंसी है कि एक तरफ सरकार ये कहती है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर में 70% वर्कफोर्स एक्चुअली फीमेल्स हैं, लेकिन जब पैसा खर्च करने की बात आती है तो सरकार कहती है सिर्फ 30% पैसा उनको जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओवरऑल हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं, सबसे पहले हमें डेटा कलेक्शन अच्छा करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में हम नहीं दिखता है हमें कहीं भी विमेन की वाली एक्टिविटी, तो हमें वो चीज़ दिखनी चाहिए। हाउस होल्ड वर्क को भी, केयर इकोनॉमी को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाना चाहिए। टेक्निकल एडवाइस यानी कि एक्सटेंशन सर्विसेज दी जाती हैं, लेकिन वो हमें तब देनी चाहिए जब विमेन फ्री हों, दिन में जब वो फ्री हों एंड उनके घर के पास ही छोटा सा सम्मेलन वगैरह कुछ करो, जहाँ पे विमेन को ये बात बताई जाए कि आप कैसे अपनी लाइफ स्टॉक की और अच्छे से देखरेख कर सकते हो। कोलेटरल फ्री लोन्स का और इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि अगर विमेन लाइफ स्टॉक फार्मर है एंड वो कोई लोन लेना चाहती है तो कोलेटरल की रिक्वायरमेंट की वजह से वो लोन नहीं ले पाती हैं, राइट। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत बढ़िया चीज़ है, उसको सरकार को और एंकरेज करना चाहिए एंड स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए कि अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं तो उनमें से एटलीस्ट इतने तो विमेन को जाने ही चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए सरकार को। एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर के हर एरिया में विमेन का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज करना चाहिए, चाहे वो ट्रेनिंग हो, ब्रीडिंग, वेटनरी केयर या मार्केट एक्सेस। लाइफ स्टॉक टॉपिक हमने क्लास नंबर 51 में डिस्कस किया था। अगला एडिटोरियल डीप टेक के बारे में है। डीप टेक मतलब कुछ बहुत ही एडवांस्ड चीज़ें, जैसे मान लो 5G है या क्वांटम टेक्नोलॉजी मान लो, बेशक कोई भी बहुत ही बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी हर चीज़ का आधार है, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, सोसाइटी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह यूज़ होते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं सेमीकंडक्टर से, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, हर कंट्री के बस की नहीं है सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर कर पाना। ऐसे ही कम्युनिकेशन हर जगह यूज़ होता है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन 4G 5G से आता है, लेकिन हर कंट्री 5G को क्रिएट नहीं कर सकती है। 5G वाली टेक्नोलॉजी को खुद बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही बेसिक साइंटिफिक रिसर्च होती है, उस साइंटिफिक रिसर्च को इस तरह मोल्ड किया जाता है, इस तरह से और अच्छा किया जाता है कि उसकी इंडस्ट्री में एप्लीकेशन हो। जब वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो जाती है, इंडस्ट्री में एप्लीकेशन उसकी तय हो जाती है, कमर्शियली वायबल हो जाती है, तब उस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री को सौंप दिया जाता है और इंडस्ट्री में उसका मास मैन्युफैक्चरिंग होती है और लोगों तक वो टेक्नोलॉजी फिर पहुंचती है, लोग उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। तो इन सब प्रोसेस में डीप टेक स्टार्टअप्स बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी कि कुछ नई कंपनीज आती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ से देखती हैं कि वहाँ पे क्या क्या बढ़िया रिसर्च हुई है, उसके बढ़िया से एप्लीकेशन बनाती हैं, उनको सक्सेसफुली कमर्शलाइज करके इंडस्ट्री को सौंपती हैं, ठीक है। तो ऐसी जो डीप टेक स्टार्टअप्स होती हैं ये बहुत नेसेसरी हैं, लेकिन इनको चला पाना बहुत ही मुश्किल है। उसका रीज़न ये है कि ऐसी स्टार्टअप्स में जनरली वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि अगर कोई डीप टेक स्टार्टअप शुरू हुई है तो सक्सेसफुली किसी टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज कर ही लेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। एंड कमर्शलाइज कर पाने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, कई बार 10-15 साल भी लग जाते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या चाहिए होता है कि आज हम पैसा लगाएं और 5-10 साल में वो कई मल्टीपल्स में हो जाए,
राइट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाते नहीं है, इसलिए कई देशों में गवर्नमेंट फंड्स के थ्रू ऐसे स्टार्टअप चल पाते हैं। जैसे यूएसए, इजराइल में सरकार बहुत सारा पैसा देती है ऐसे स्टार्टअप्स को। दूसरा चैलेंज क्या होता है, डुअल यूज़ नेचर। जैसे मान लो कोई बंदा कोई स्टार्टअप है, वो किसी टेक्नोलॉजी में बहुत ही फाड़ू रिसर्च कर रही है, बहुत बढ़िया सी, राइट। तो ये तो अच्छी बात है, रिसर्च करेगी, कल को वो चीज़ कमर्शलाइज होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि हर टेक्नोलॉजी की कोई ना कोई मिलिट्री एप्लीकेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो जीपीएस एग्जिस्ट नहीं करता और कल को कोई कंपनी आ जाए और कहे भी हम जीपीएस बनाएंगे। अच्छी बात है, जीपीएस बनेगा तो आप कैब सर्विस में उसको यूज़ कर सकते हो, ओला, उबर, जोमेटो, हर जगह यूज़ होगा ये। लेकिन उसकी एप्लीकेशन डिफेंस में भी तो हो सकती है। जैसे जीपीएस का यूज़ फाइटर जेट और मिसाइल्स करते हैं, तो फिर सरकार कहेगी यार तुमने टेक्नोलॉजी तो बढ़िया बना दी, लेकिन ये दुश्मन के हाथों में भी आ सकती है, तो वी विल ट्राई टू रेगुलेट इट। तो जब भी कोई कंपनी कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम करती है तो सरकार को भी कहीं ना कहीं डर होता है कि कल को इसका कोई मिलिट्री एप्लीकेशन निकल के आ गया और बाकी लोग उसको यूज़ करने लग गए तो हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये फंड्स एंड डुअल यूज़ नेचर वाला डर, ये दो चीज़ें अहम होती हैं जिसकी वजह से डीप टेक स्टार्टअप्स ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इस आर्टिकल में सोल्यूशन दिया हुआ है फंड्स का, कि जो पैसे वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं देते हैं उसका क्या तरीका है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुछ ऐसी स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करेगी जो देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं जिस टेक्नोलॉजी का आने वाले टाइम में डिफेंस में काफ़ी अच्छा रोल होने वाला है। जब डिफेंस मिनिस्ट्री ऐसी स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज कर लेगी, फिर सरकार को उन स्टार्टअप्स को एलिजिबल कर देना चाहिए सीएसआर फंड्स के लिए। अभी कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फंड्स हैं वो सोशल सेक्टर में स्पेंड करते हैं, उनको अलाउ करो कि आप इन रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज में भी अपना पैसा लगा सकते हो, हम उसको सीएसआर फंड्स के कोटे में मान लेंगे। एंड अगर कुछ वेल्दी इंडिविजुअल्स ऐसी रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको सरकार टैक्स इंसेंटिव्स दे सकती है। सरकार ने टेक्नोलॉजी को इंडिजनाइज करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, आईडेक्स, टेक डेवलपमेंट फंड। इनके थ्रू क्या हो रहा है कि सरकार पैसा दे रही है ऐसी कंपनीज को जो डिफेंस के लिए नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे। तो सरकार ने ये कदम उठा के बहुत बढ़िया किया है, लेकिन ये कदम सफिशिएंट नहीं है। अगर इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है तो हमें इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ में सेल्फ रिलायंट होना होगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हमने क्लास नंबर 67 में डिस्कस किया था। एग्ज़ाम में नंबर लिखने के मिलते हैं, पढ़ने के नहीं मिलते, इसलिए रोज़ पढ़ाई के साथ लिखा ज़रूर करो, चाहे बुरा लिखो लेकिन लिखो ज़रूर।